पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चंस दिए थे। किसी भी बच्चे को डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़े। डाउट है हाथ उठा दीजिए, किसी को डाउट है जो जेन्युइन बनाए हैं। बनाए ही नहीं, बन गया चारों क्वेश्चन। ठीक है, इसी चारों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूला से आ सकता है, 4-5 टाइप से जो भी दिए थे। आज हेडिंग डालिएगा स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज देखिएगा धैर्यपूर्वक। अगर मैं बात करता हूं स्ट्रेट लाइन की, एकदम अगर आपने मान लीजिए शुरुआत के 2 टॉपिक छोड़ दिए, डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला, कोई बात नहीं है मेरे भाई, कभी भी फ्री होके आप पूछ लेना, क्लास के बाद मैं बता दूंगा। लेकिन अब ये समझिए आपकी पहली क्लास है और इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एकदम बेसिक से हम बता रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के ओरिएंटेड ये टॉपिक है। देखिएगा, इसको समझने से पहले हमको एक वर्ड समझना होता है जिसका नाम है स्लोप। जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला को बैकबोन ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कह सकते हैं, वैसे स्लोप को भी कह सकते हैं। स्लोप का अर्थ होता है ढाल। क्या कहते हैं? ढाल। ढाल का मतलब क्या होता है? देखिए, कोई भी रेखा होगा, अच्छा रेखा है तो अनंत तक जाएगा, रेखाखंड 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, लेकिन रेखा है तो कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। कोई भी रेखा, आप बोलेंगे सर ये रेखा है, अरे भाई ये यहां तक कैसे होगा? ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं एक्सटेंड करेगा। रेखा है तो अनंत से अनंत तक जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं वाई एक्सिस एक्स एक्सिस को ये क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। मैंने कहा ये रेखा है, इसका नाम एल ले लेते हैं, तो ये एक्स एक्सिस को जहां प्रतिच्छेद करेगा तो वो बिंदु ये है जहां पे एक्स एक्सिस को इन्होंने प्रतिच्छेद किया। अब ये एंगल मान लेता हूं मैं थीटा है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कोई भी रेखा जितना एंगल बनाता है, तो कितना एंगल बना रहा है? किससे बना रहा है मेरे भाई, जल्दी बताइए? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कोई भी रेखा जितना एंगल फॉर्म करता है, वहां पे अगर मान लीजिए थीटा एंगल फॉर्म करता है, तो टेन थीटा को हम क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। टेन थीटा को क्या कहते हैं? स्लोप। और इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय एम। हमेशा इसको स्मॉल एम से हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई पूछ ले, यहीं पे लिख लीजिएगा स्लोप क्या है, तो लिखिएगा व्हेन a straight line, when a straight line makes an angle theta, makes an angle theta with किसके साथ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, then tan theta is called slope. tan theta is called slope. जब कोई सरल रेखा धनात्मक एक्स अक्ष से थीटा डिग्री का कोण बनाता है, तो टेन थीटा को हम क्या कहते हैं? ढाल कहते हैं। टेन थीटा को हम क्या कहते हैं? ढाल कहते हैं। क्या हिंदी में भी लिखवाना पड़ेगा मेरे भाई? ठीक है, कोई बात नहीं मेरे भाई, जब बोल दूं? ठीक है, थैंक यू। लिखिएगा एक बार थ्योरी आप साइड में लिख लीजिए जगह छोड़ के, उसके बाद आप डायग्राम बना लीजिएगा। जब कोई भी सरल रेखा, जब कोई भी सरल रेखा, जब कोई भी सरल रेखा धनात्मक एक्स अक्ष से, जब कोई भी सरल रेखा धनात्मक एक्स अक्ष से, धनात्मक एक्स अक्ष से थीटा कोण बनाता हो, थीटा कोण बनाता हो, जब कोई भी सरल रेखा धनात्मक अक्ष से थीटा कोण बनाता हो, तो थीटा को नहीं, टेन थीटा को, तो टेन थीटा को स्लोप यानी ढाल कहते हैं। तो टेन थीटा को स्लोप यानी ढाल कहते हैं।
टेन थीटा को स्लोप यानी ढाल कहते हैं। ठीक है, अब ढाल वाल मत पढ़ना, प्रवर्तक मत पढ़ना, इतना तो आप जानते ही हो, स्लोप वर्ड हम यूज करेंगे। ठीक है, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, हम इसका क्या वर्ड यूज करेंगे? स्लोप। बार बार ढाल कहने में अनकंफर्टेबल फील होगा और समझ में भी नहीं आएगा, तो आप स्लोप यूज कीजिएगा। ठीक है, चलिए इस डायग्राम को बना लीजिए, इस डायग्राम को बना लीजिए। जी से बताएं। दो घंटा से ऐसे ही बैठे थे ना, पहली क्लास में आए तो आपका फैन चलाने के लिए हम क्लास में आए हैं। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे। इसीलिए आपके ट्रेनिंग में 8 महीने की ट्रेनिंग होती है और 1 महीने एक्सटेंड होता है। 9वें महीने जब आप लोगों को वो किया जाता है तो 1 महीने आप लोगों को लगभग 22 दिन के ट्रेनिंग में आप लोगों को EEES एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सोसाइटी। तो इकोलॉजी सोसाइटी में सबसे पहले आपको इथिक्स सिखाया जाता है। यही रीजन है, उनको पता है कि बच्चे कहां से आए हैं। नहीं तो डायरेक्ट उनको क्या मतलब था 1 महीना बर्बाद करने का? आप इतने बड़े हैं, आपको बोलने का तरीका पता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, किससे कैसे बात करनी चाहिए, अगर वो अच्छा है तो क्यों 1 महीना वो टाइम किल करते हैं? 8 महीने में ट्रेनिंग कंप्लीट कर देते। उनको पता है कि ऐसी गलतियां बच्चों से हो जाती हैं, उनको पता नहीं चलता है कि कब क्या बोलना है। फैन चालू करवा दीजिए और फैन चालू कर दीजिए, बोथ आर टू डिफरेंट थिंग। भाव भाई का एक ही है, भाव गलत नहीं है, वो बेचारा कहना कुछ और चाहता है, कह कुछ और देता है। और जिंदगी में कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, कहना कुछ और चाहता है, वो कुछ और चाहता है, मतलब। चलिए कोई बात नहीं। उसे क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। आइए जरा आगे अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। आपने अगर ज्यामिति पढ़ा, 1 मिनट ध्यान देना बेटा, ज्यामिति अगर आपने पढ़ा तो आपने देखा होगा जब दो सरल रेखा आपस में समानांतर हो, क्या हो? समानांतर, और एक त्रियक रेखा यानी ट्रांसवर्सल लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, तो याद कीजिए ये एंगल अगर थीटा होता था तो ये भी एंगल, हिंदी में इसको कहते थे संगत कोण, जहां तक संगत कोण, और इंग्लिश में क्या कहते थे? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। तो इसका मतलब है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आपस में हमेशा क्या होते हैं मेरा बच्चा? बराबर होते हैं। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब एक बात बताइए, इस सरल रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होगा। ये जो रेखा काटा है वो कितने बिंदुओं से मिलकर बना होगा? अनंत बिंदुओं से। तो मैंने कहा यहां भी अगर कोई रेखा हो, बिंदु हो, यहां भी कोई बिंदु हो, कहीं भी ले सकते हैं, और इसके समानांतर यानी एक्स अक्ष के समानांतर यहां से अगर कोई रेखा खींची जाए तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा। अगर यहां से भी कोई समानांतर रेखा खींची जाए तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा। तो थीटा बराबर है तो उस बिंदु पर क्या ढाल यानी स्लोप भी बराबर नहीं हो गया? थीटा बराबर है तो टेन थीटा भी क्या होगा? बराबर। यानी ये बिंदु ए माने, इसको बी माने, इसको सी माने, तो बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी जो भी रेखा पर अवस्थित है यानी कि सिचुएटेड है, उस सारे बिंदुओं का स्लोप क्या बराबर होगा या नहीं होगा? बताइए क्यों बराबर होगा? क्योंकि थीटा बराबर है, इसीलिए टेन थीटा भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहां से एक बात जो पता चलता है मेरे भाई, मेरे बंधु, पहला बात जो पता चलता है कि सरल रेखा पर किसी भी बिंदुओं के बीच का स्लोप सदैव क्या होता है? बराबर होता है। सरल रेखा पर, किसी भी सरल रेखा पर अवस्थित सारे बिंदुओं का स्लोप क्या होता है? बराबर होता है यानी समान होता है। कह सकते हैं किसी
सरल रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का स्लोप यानी थीटा नहीं मेरा भाई, टेन थीटा। अगर थीटा एंगल बनाता है तो टेन थीटा को ढाल कहते हैं। किसको ढाल कहते हैं? टेन थीटा को ढाल कहते हैं। तो स्लोप यानी टेन थीटा सदैव समान होगा यानी बराबर होगा। लिखिएगा, चूंकि थीटा बराबर है इसीलिए टेन थीटा भी बराबर होगा। तो किसी सरल रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का स्लोप सदैव समान होगा, क्योंकि एंगल बराबर है इसीलिए टेन थीटा भी आपस में बराबर होगा। अगर ये 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री तो यहां भी 10 30 और 10 30 यानी कि स्लोप क्या है? बराबर है। इंग्लिश में लिख सकते हैं, द स्लोप ऑफ ऑल पॉइंट्स सिचुएटेड ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट यानी समान होगा। ये बात समझ में आया? ये क्यों थीटा थीटा हुआ? ये क्यों थीटा थीटा हुआ? क्योंकि अगर हम एक्स एक्सिस के समानांतर रेखा हम ड्रॉ करते हैं तो ये थीटा तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। समझ में आई बात? चलिए, क्या आगे बढ़ सकते हैं? रुक जाऊं? जी, लिख लीजिए। अगला हेडिंग तब तक आप लोग जो बच्चे लिख लिए हैं अगला हेडिंग लिख के रखिए, दो बिंदुओं के बीच का ढाल, यानी कि दो बिंदुओं के बीच का स्लोप बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच का स्लोप बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच का स्लोप बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच का ढाल। जब भी ढाल लिखें तो कोशिश कीजिए ढाल के बदले स्लोप लिखें। अब तो मिटा सकता हूं मेरे भाई, थैंक यू। आइए एक बार और समझा जाए मेरे भाई। देखिएगा, अगर मैंने एक अक्ष बनाया एक्स डैश एक्सेस, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और वाई डैश एक्सेस, बहुत अच्छे से समझिएगा। और मैंने कहा एक रेखा एल दिया गया है जिसपे दो बिंदु ए और बी सिचुएटेड है। कितने बिंदु? दो बिंदु। और ये रेखा कितना एंगल बनाता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है। तो यहां से ये बिंदु आएगा तो ये क्या होगा? y1, और ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा? ये पूरा कितना होगा? y2 समझिएगा। अगर यहां से मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया तो ये कितना आएगा? y2 माइनस y1। कितना आएगा? y2 माइनस y1। ये डिस्टेंस कितना? x1। ये डिस्टेंस कितना? x1। यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? x2। कितना आ जाएगा? x2। तो बीच का जो पोर्शन बचेगा वो क्या कहलाएगा? x2 माइनस x1। अगर ये x2 माइनस x1 तो ये भी क्या आएगा? x2 माइनस x1। अगर ये थीटा है तो अभी मैंने 2 मिनट पहले पैरेलल लाइन बताया, ये भी क्या होगा? थीटा। तो दो बिंदुओं के बीच का स्लोप, ये एक ट्रायंगल आपको मिला ABM, जो क्या है? समकोण त्रिभुज है। कैसा है?
समकोण, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो मुझे बताइए इस समकोण त्रिभुज में टेन थीटा हमेशा क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और इसी टेन थीटा को आपने क्या कहा? स्लोप, स्लोप यानी m, दो बिंदुओं के बीच का स्लोप। तो लंब कितना है? y2 माइनस y1, और इस समकोण त्रिभुज में आधार क्या है? x2 माइनस x1। हमेशा याद रखिएगा दो बिंदुओं का स्लोप एक्चुअल में क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। या और आप इसको समझना चाहते हैं तो m बराबर लिख सकते हैं डेल्टा y बटे डेल्टा x। डेल्टा का मतलब चेंज इन y और बटे में चेंज इन x। y को क्या कहते हैं? कोटि, और x को क्या कहते हैं? भुज। इसीलिए टेन थीटा से टेंजेंट बना था। टेन थीटा से क्या बना था? टेंजेंट। टेंजेंट का अर्थ ही होता है जहां पे dy बाई डी एक्स क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो ये पॉइंट यहीं से समझ में आ जाएगा आपको। y बाई एक्स दैट इज डेल्टा y बाई डेल्टा x दैट इज dy बाई डी एक्स क्या होता है? जहां जीरो हो जाए जिस पॉइंट पे, वो उसी को हम क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। टेंजेंट वही बनेगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा पे ही क्या बनता है? टेंजेंट बनता है। खैर ये जानने की जरूरत आपको नहीं है, आप वो लिख लीजिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाता है? स्लोप कहलाता है। और सॉरी, दो बिंदुओं के बीच का स्लोप क्या कहता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या फिर m बराबर लिख सकते हैं डेल y बाई डेल x, दो बिंदुओं के बीच का स्लोप। ये क्या था? एक समकोण त्रिभुज, थीटा के सामने लंब और ये आधार, तो लंब बटे आधार। टेन थीटा का मान हमेशा लंब बटे आधार, दो बिंदुओं के बीच का स्लोप। हेडिंग डाल लिए थे ना? स्लोप बिटवीन टू पॉइंट्स। ये y2 था, ये y1 था, तो यहाँ पे मिस हो गया, ये भी लिख लीजिएगा थोड़ा सा। ये भी क्या होगा? y1, तो y2 माइनस y1 बीच वाला पोर्शन, y2 माइनस y1। चूंकि ये y1 था तो इसके समानांतर है, तो ये भी क्या होगा? y1। अब पूरा y2 था तो y2 में से y1 जाएगा, तो y2 माइनस y1। कोऑर्डिनेट क्या है आपको पता है? x1 y1 x2 y2। दो पॉइंट जो इससे निकल के आते हैं और क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है अगर कोऑर्डिनेट से पूछना होता है, वो ये क्वेश्चन है कि अगर दो रेखा दी गई है, एक रेखा का समीकरण है वो दूसरी रेखा के समानांतर है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है बहुत बार कि दो रेखा दी गई है, एक रेखा का समीकरण है और दूसरी रेखा का वो क्या है? लंब है। तो दो क्वेश्चन इससे बनते हैं, एक समानांतर और एक लंब, कंपैरेटिवली किसके? दूसरी रेखा के। तो
दो रेखा में से एक रेखा का समीकरण देगा और ये बोलेगा कि दूसरा रेखा इसके क्या है, समानांतर है। दूसरा रेखा क्या है, इसके समानांतर है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि एक रेखा का समीकरण देगा और कहेगा दूसरा रेखा इस पे क्या है, लंब है। लंब का मतलब परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री पे एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, प्रतिच्छेद कर रहा होगा। पैरेलल का मतलब है कि वो दोनों कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, तो उसको क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन। तो अगला हेडिंग पहले इसे लिख लीजिए, उसके बाद एक बार इसे लिख लीजिए। क्या बात, मिटा दो फिर सारे बच्चे। आइए देखते हैं। पहले यहां पे लिखेगा पैरेलल लाइन। एक साइड क्या लिखेंगे, पैरेलल लाइन। दूसरे साइड क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर लाइन। पैरेलल लाइन को हिंदी में क्या कहते हैं, समानांतर रेखा। और इसे क्या कहते हैं, लंबवत रेखा। समझा जाए। अगर मैंने कहा एक रेखा L1 है और दूसरा रेखा L2 है, पैरेलल दिखना चाहिए, ऐसा नहीं, ठीक है। L1 है और L2 है। अगर ये दोनों रेखा समानांतर है तो मान लेते हैं L1 कितना एंगल बनाता है, थीटा। तो चूंकि ये समानांतर है तो अभी बताया था संगत कोण, ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। L1 का स्लोप मान लेता हूं M1 है और L2 का स्लोप क्या मान लेता हूं, M2 है। तो मुझे बताइए, चूंकि लिख सकते हैं बच्चा यहाँ पे, चूंकि L1 समानांतर है किसके, L2 के। आपको पता है ये सिंबल किसका है, समानांतर का। जब दो रेखा समानांतर है तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये दोनों समानांतर है, संगत कोण क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो L1 का स्लोप बताइए, M1 क्या होगा, tan थीटा। L2 का स्लोप बताइए, M2 भी क्या होगा, tan थीटा। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रॉम 1 एंड 2, एक और दो से मुझे बताइए क्या RHS बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, M1 बराबर M2। तो हमेशा याद रखिएगा, जब दो रेखा आपस में समानांतर होते हैं मेरा बच्चा, तो स्लोप हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। जब दो सरल रेखा आपस में समानांतर होते हैं तो उसका ढाल यानी कि स्लोप हमेशा क्या होता है, बराबर। स्लोप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से। यही m मतलब क्या, tan थीटा। अब जब दो रेखा आपस में क्या हो, लंब हो, तो जब दो रेखा आपस में क्या हो, लंब हो, तो मैंने कहा एक रेखा हमारा कुछ ऐसा है, ठीक है। ये L1 है, क्या है, और दूसरा रेखा ये क्या है, L2। अब गौर से आप देखेंगे अगर, तो आपको दिखेगा L1 परपेंडिकुलर है किस पे, L2 पे। तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। ये हमारा क्या है, x एक्सिस। क्या कहलाएगा, x एक्सिस। इसे आप क्या बोलेंगे, y एक्सिस। ये क्या है, x डैश एक्सिस। और ये क्या है आपका, y डैश एक्सिस। प्लीज लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब इतना दिया गया है, मुझे बताइए कि L1 पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, थीटा बनाएगा। L2 पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना बनाएगा।
ये 90 और ये थीटा, तो कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री प्लस थीटा। L1 का स्लोप क्या है? M1। L2 का स्लोप क्या है? M2। चूंकि यहाँ लिखा हुआ है L1 परपेंडिकुलर टू L2, L1 क्या है? लंब है किस पे? L2 पे, या यूं कहिए L2 लंब है L1 पे। पहले का स्लोप M1 बराबर क्या होगा? tan थीटा। लेकिन जैसे ही मैं M2 बोलूंगा तो मुझे बताइए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो रेखा एंगल बनाता है तो वो एंगल L2 कितना बना रहा है? 90 प्लस थीटा। तो उसका tan में वैल्यू क्या कहलाता है? स्लोप। तो यही तो इसका स्लोप होगा। अब चूंकि ये दिया गया है तो मुझे बताइए कि M2 बराबर tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है। तो इसको मानिए इक्वेशन 2, इसको मानिए इक्वेशन 1। अब दोनों को क्या हम गुना कर सकते हैं? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। एक और दो को गुना करो मेरा बच्चा, क्या आएगा? M1 गुने M2, तो इधर क्या आ गया? tan थीटा इंटू माइनस का cot थीटा। tan थीटा इंटू cot थीटा कितना? 1। ये कितना आ गया? -1। तो यहां से हम कह सकते हैं M1 इंटू M2 बराबर कितना? -1। अगर M1 पूछेगा तो -1/M2, M2 पूछेगा तो -1/M1। तो हमेशा याद रखिएगा जब दो सरल रेखा एक दूसरे पे लंब होते हैं तो स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है? -1। जब दो सरल रेखा एक दूसरे के समानांतर होते हैं तो दोनों के स्लोप आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। प्लीज मेरे भाई अच्छे से समझ के इसको नोट करना, ना समझ में आए तो एक बार अभी पूछ लेना, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अभी मैंने बताया कैसे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। और अगर जगह नहीं हो तो जरूरी नहीं है कि उसी में हमें खिचड़ी पकाना है, ठीक है? दूसरे पेज में लिख लीजिएगा। दो रेखा देखिए यहाँ पे L1 और L2 क्या है? लंब है, 90 डिग्री पे काट रहा है। दोबारा समझाते हैं, ये भी और वो भी। चलो देखो, मुझे बताओ स्लोप क्या होता था? मैंने कहा जब धनात्मक एक्स अक्ष से कोई भी रेखा अगर थीटा एंगल बनाता है तो tan थीटा को स्लोप कहते थे, थीटा को स्लोप नहीं कहते थे। tan थीटा को किससे? धनात्मक एक्स अक्ष से, यानी पॉजिटिव एक्स अक्ष से। तो मैंने कहा ये L1 कितना बना रहा है? थीटा। तो L2 क्या होगा? चूंकि एक दूसरे पे लंब है, इनके बीच का कोण 90 और ये थीटा, तो मिलके कितना? 90 प्लस थीटा। मान लो 90 प्लस थीटा अल्फा होता तो इसका स्लोप क्या होता? tan थीटा। इसका स्लोप क्या होता? tan अल्फा। लेकिन अल्फा के जगह पे क्या है? 90 प्लस थीटा। अब आपको पता है tan 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है, द्वितीय चतुर्थांश में जाता है तो क्या हो जाता है? माइनस। क्यों? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट किसका घर है? साइन का घर है। तो cos और tan क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ भी ये क्या हो गया? माइनस। ऑड मल्टीपल है, विषम गुणज है। 90, 270 ये सारे विषम गुणज कहलाते हैं। और विषम गुणज में क्या होता है? रेशियो चेंज होता है। साइन किस में? कॉस में। tan किस में? कॉट में। सेक किस में? कॉसेक में। वाइस वर्सा, बिल्कुल ऐसे ही अपोजिट। तो tan किस में चेंज होगा? कॉट में। और माइनस था तो माइनस लगेगा, चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा के जगह पे थीटा। तो ये M1 का स्लोप tan थीटा, M2 का स्लोप माइनस कॉट थीटा। अब दोनों को अगर हम गुना करें, लिख भी दिए, इस स्पष्ट लिख दिए, दोनों को अगर हम गुना करें तो मुझे बताइए M1 इंटू M2, tan थीटा गुने माइनस कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू होती है 1/tan थीटा। tan थीटा से tan थीटा कट गया, लेकिन बाहर क्या है? माइनस है, तो कितना आ जाएगा? -1। तो हमेशा याद रखिएगा कभी भी दो रेखा आपस में लंब है, हमेशा उसका स्लोप का प्रोडक्ट, उनके ढाल का गुणनफल हमेशा कितना आएगा?
1 आए, -1 आएगा। कितना आएगा? -1 आएगा। ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन। स्लोप समझ में आया? पहले हमेशा कोई भी रेखा होगा तो वो एक्स अक्ष को काटेगा, तो धनात्मक एक्स अक्ष से उस रेखा के बीच बना कोण अगर थीटा है या अल्फा है या बीटा है, जो भी एंगल आपको मानना है, तो उस एंगल का 10 में मान क्या कहलाएगा? स्लोप। अगर थीटा है तो 10 थीटा स्लोप, अल्फा है तो 10 अल्फा स्लोप, 90 प्लस थीटा है तो 10 90 प्लस थीटा क्या होगा? स्लोप होगा। बात समझ में आया? तो ये कहना चाह रहा है। ये मान के चलो कि इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। चलिए हेडिंग डालिएगा बेटा, अगर लिख लिए हैं तो ठीक है, आराम से लिख लीजिए। नहीं कटेगा आगे से, वो माइनस कॉट थीटा साइड में लिखा है। ठीक है, आगे से ध्यान रखें। ठीक है, पक्का याद रखें। चलिए आगे बढ़े। हेडिंग डालिएगा इक्वेशन ऑफ लाइन। स्ट्रेट लाइन, लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन, सरल रेखा का समीकरण। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा का समीकरण। अच्छा एक चीज थोड़ा सा बता दीजिए, आपके सिलेबस में तो नहीं है लेकिन जस्ट फॉर क्वेरी, क्या द्विघात समीकरण सरल रेखा का इक्वेशन होगा? तो सरल रेखा का इक्वेशन क्या होगा? लीनियर इक्वेशन। क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसका होता है? द्विघात समीकरण किसका होता है? बोलिए। पैराबोला का। किसका होता है? याद आया? ax² प्लस bx प्लस c किसका है? पैराबोला का। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी सरल रेखा होगा तो सदैव 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 किसमें होगा? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब डिग्री कितना होना चाहिए उसका? 1, यानी ax प्लस by प्लस c, यानी x प्लस y के फॉर्म में होगा। किसके फॉर्म में होगा? x प्लस y के फॉर्म में होगा। अगर द्विघात समीकरण आ जाए तो समझ लेना सरल रेखा का क्वेश्चन नहीं है। अब द्विघात समीकरण या तो पैराबोला हो सकता है, या हाइपरबोला हो सकता है, या एलिप्स हो सकता है, या फिर सर्कल भी हो सकता है। सर्कल भी किसका है? द्विघात समीकरण का। आप याद कीजिए x² प्लस y² बराबर 5 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो x² प्लस y² है क्या? पावर 2 है, मैक्सिमम पावर कितना है? 2। तो वो क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण। क्लियर है? समझ में आया? त्रिघात समीकरण क्यूबिक इक्वेशन नहीं हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। तब 2D डायग्राम नहीं रह पाएगा। वो कौन सा डायग्राम हो जाएगा? 3D डायग्राम। जैसे ही हाइट को हम रिप्रेजेंट करेंगे वैसे ही क्या बन जाएगा? 3D डायग्राम बन जाएगा। तो सरल रेखा कभी भी वैसे भी क्वेश्चन आ जाए तो देखना, अगर सिर्फ x और y की बात करें तो वो सरल रेखा का समीकरण होगा। और तीसरा, कोऑर्डिनेट में कोई रेखा ने कोई ऐसा डायग्राम नहीं है जिसका समीकरण x और y के फॉर्म में हो, सिवाय किसके? सरल रेखा के। ये दिमाग में एक बार ब्रीफली याद रखिएगा कि सरल रेखा का समीकरण होगा तो x और y के फॉर्म में होगा। क्या होगा वो तो अभी सीखेंगे, लेकिन इतना कॉमन सेंस याद रखिएगा कि सरल रेखा हमेशा x और y के रूप में होगा, x प्लस y। भले ही ax प्लस by हो जाए या ax माइनस by हो जाए, वो बात की बात है। किधर जाएगा प्लस होगा, किधर जाएगा वो माइनस होगा। मतलब लीनियर इक्वेशन मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन। लीनियर इक्वेशन मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन, ये याद रखना है। मिटा दो इसे। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन को समझेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन लिखूं या स्ट्रेट लाइन लिखूं?
स्ट्रेट लाइन, लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन ही, ऐसा समझिएगा, बार बार स्ट्रेट लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। कर्व लाइन का इक्वेशन हम नहीं बना रहे, ध्यान से समझिएगा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जब भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखे तो मैंने कहा एक रेखा है, क्या है बच्चा, एक रेखा है। और इक्वेशन ऑफ लाइन दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। मेरी बात समझिएगा बच्चा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो ये क्या है, सरल रेखा का समीकरण है। किसमें है, लीनियर इक्वेशन में। तो जनरल फॉर्म जो इसका कहलाता है, पहले इसे समझ लीजिए। जनरल फॉर्म जो इसका है वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी। ए बी सी क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू, और x और y क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे उसी जनरल फॉर्म का यूज करते हुए मैंने एग्जांपल के रूप में लिया कि x प्लस वाई बराबर 5। मेरे भाई बहुत अच्छे से समझना, अगर मैंने कहा कि x बराबर 1 लिए तो y बराबर कितना, x बराबर 2 लिए तो y बराबर कितना, 3, x बराबर 3 लिए तो y बराबर, x बराबर 4 लिए भाई y बराबर, x बराबर 5 लिए y बराबर, ऐसे ना जाने कितने अनंत बिंदु बनेंगे, बोलो हाँ या ना। x क्या होता है, भुज, y क्या होता है, कोटि। तो इसका मतलब है अगर कहीं पे लिखा है 1,4, ये बिंदु क्या है, 2,3, मान लिया कि 2,3 है। ये बिंदु कितना है, 3,2, ये बिंदु कितना है, 4,1, और ऐसे ही सो ऑन, जितना चाहो आप उतना बना सकते हो। तो मुझे बताइए एक ऐसी रेखा यानी x प्लस वाई बराबर 5, इस रेखा का समीकरण दिया गया x प्लस वाई बराबर 5। मैंने 2-4 बिंदु अपने मन से, ऐसे अनंत बिंदु हो सकते हैं क्योंकि रेखा कितने बिंदुओं से मिलके बना है, अनंत बिंदुओं से मिलके बना हुआ है। लेकिन हर वो वैल्यू x और y का, किसका, x और y का, x और y का हर वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे, यानी कि सेटिस्फाइड को हिंदी में क्या कहते हैं, हाँ, तो जो आप कह रहे हैं वो कर दे, I mean, आप भावनाओं को समझो, क्या कर दे, सेटिस्फाइड कर दे, उसे हम क्या कहेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या कहेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब है कि हर x और y, हर कोऑर्डिनेट अगर इस x और y को क्या कर दे, सेटिस्फाइड कर दे, तो उसे हम क्या कहेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन कहेंगे। बात समझ में आया, क्या कहेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन। और मुझे बताइए इस बिंदु पे जो स्लोप बनेगा, क्या वही स्लोप इस बिंदु का भी होगा, क्या वही स्लोप इस बिंदु का भी होगा, और वही स्लोप इस बिंदु का भी होगा। मतलब उस रेखा पे जितने भी बिंदु होंगे सबके स्लोप क्या होंगे, बराबर। क्या हम ये बात पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब है इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है कि हर x कॉमा वाई, हर x कॉमा वाई यानी कि कोऑर्डिनेट, हर एक निर्देशांक जो दिए गए इस इक्वेशन में x और y को सेटिस्फाइड कर दे, उसे हम क्या कहेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन कहेंगे। बात समझ में आ गया, क्लियर है इक्वेशन ऑफ लाइन। आगे बढ़िए, फॉर्म ऑफ लाइन, स्टार डाल लेना बच्चा, ठीक है। फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इतना इंपॉर्टेंट, कौन कौन से फॉर्म है पहले वो सीखिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है बेटा पॉइंट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म। दूसरा है स्लोप फॉर्म, क्या है, स्लोप फॉर्म। तीसरा है इंटरसेप्ट फॉर्म। चौथा है मेरे भाई जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म। अब ये 4 फॉर्म से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म और जनरल फॉर्म। कब किसका यूज होगा, सबसे ज्यादा यूज होता है इंटरसेप्ट फॉर्म और स्लोप फॉर्म का। इंटरसेप्ट फॉर्म किसे कहते हैं प्लीज समझिएगा, जब क्षेत्रफल निकालने की बात होगी तब क्या यूज होगा, हमेशा दिमाग में याद रखना। जैसे ही बोले कि दो रेखा है, एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, इसके द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो समझ लेना किसका यूज करना है, इंटरसेप्ट फॉर्म का। बताएंगे आगे। स्लोप फॉर्म जहां पे थीटा के बारे में बात करते कि एक्स अक्ष 45 डिग्री का कोण बनाता है, या स्लोप बराबर -1 है, -2 है,
जैसे ही ढाल की बात कर दे तो कौन सा फॉर्म हो जाएगा? स्लोप फॉर्म। जब दो बिंदु देके, कोई भी दो बिंदु देके रेखा का समीकरण पूछे तो उसे हम क्या कहेंगे? पॉइंट फॉर्म कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे भाई? पॉइंट फॉर्म कहेंगे। और जनरल फॉर्म के बारे में तो अभी मैंने आपको बताया कि जनरल फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में होगा। तो 2 मिनट पहले इसको लिख लीजिए कि पढ़ना क्या क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लीजिए, पढ़ना क्या क्या है। अब तो पिछले साल एक क्वेश्चन सर्कल का भी पूछा था, अभी तक नहीं पूछता था ये एसएससी, लेकिन इस बार मेंस में, इसके पिछले साल के मेंस में सर्कल का क्वेश्चन पूछा है, तो उसे भी हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। क्या मालूम अगर 2 साल पहले पूछा तो इस साल भी पूछ सकता है। कमाल की बात ये देखिए मेरे भाई कि अभी सीएचएसएल का रिजल्ट आया है, आपको पता चला होगा। जो सबसे बढ़िया पोस्ट है, सबसे बढ़िया पोस्ट, उसका मिनिमम कटअप, अगर आप किसी कैटेगरी से नहीं है, मैं अभी इन जनरल बात कर रहा हूं, अनरिजर्व 390 में से कितना है? 346। यानी कि आपको लगभग लगभग मेरे भाई लगभग लगभग 96% आएगा, तब आप कटअप के बराबर होंगे। यानी कि 322 और पोस्टों के लिए, जिसमें 2800 ग्रेड पे भी है, जिसमें टैक्स असिस्टेंट भी है, यूटीसी भी है, अपर डिविजनल क्लर्क भी है, इन सब का जो पोस्ट है उसका जो है वो है 322। कटअप कितना है अनरिजर्व का? 322। अब आप समझिए कि हर एक प्रश्न, हर एक टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कोई टीचर ये बोल देता है कि स्टार लगा दीजिए, तो आप लोगों को लगता है कि आप देखिए आपके साथ मैं नहीं पढ़ सकता, है ना, आपके साथ 24 घंटे टीचर नहीं होते। तो जब टीचर को ये बात बोले, कोई भी टीचर, वो अपने एक्सपीरियंस अगर ये कह रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना है, तो प्लीज आप लोग जब भी रिवाइज करें तो जहां पे हाईलाइटेड चीजें करवाई गई हो उसे जरूर एक बार रिवाइज कीजिएगा। और कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं बच्चा, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। हंसी मजाक अपने जगह है, हल्ला गुल्ला अपने जगह है, लेकिन पढ़ाई अपने जगह है। आवश्यकता में आवश्यक कार्य क्या होना चाहिए हमें पता होना चाहिए कि प्रायोरिटी पहले क्या है। आप पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद जो करना है कीजिए। आपको दिन भर में 8 घंटे पढ़ना है, ये आपका मोरल ड्यूटी है। अगर कहीं जॉब भी करते हैं तो 8 से 10 घंटे, 12 घंटे का जॉब करते। आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो पढ़ने का पैसा आपको घर से मिल रहा है 10,000 रुपया, एवरेज एक 10,000 रुपया खर्चा है यहाँ का मिनिमम। और जो फीस है वो अलग, मिनिमम बता रहा हूँ। आपका हो सकता है 20,000 हो, 50,000 हो, वो तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है उस पर डिपेंड करता है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि मिनिमम 10,000 रुपया एक एवरेज खर्चा निकल के आता है, तो घर वाले आपको 10,000 रुपया सैलरी दे रहे हैं, ठीक है ना। उस सैलरी का सही उपयोग होना चाहिए। और जिस तरह से कटअप भाग रहा है भाई, उस हिसाब से अगर आपको लगता है कि इग्नोर कर देंगे चीजें तो बात नहीं बनेगी। तो सोचिएगा कि हमें पढ़ाई के बाद जो करना है आप कीजिए, लेकिन पढ़ाई के टाइम में आपका टाइम डिस्टर्ब ना हो, कहीं आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, या जो भी चीजें हैं उसको लेफ्ट राइट करके आपको पता है कि करना क्या है। आपका गोल क्लियर है कि भैया मुझे 8 घंटे पढ़ने हैं, 8 घंटे पढ़ेंगे, 4 घंटे का कोचिंग, 12 घंटे पढ़ेंगे, और बाकी टाइम में हमको 12 घंटे में सोना, खाना, दोस्ती यारी और बाकी जो सारी चीजें आपको करना है वो कीजिए। अगर आप भी नहीं समझ पाए थे कि आप क्यों लकी हैं, मैं एक चीज बता दूं, ये बैच क्यों लकी हो जाता है। अभी 1 महीने में आपका लगभग लगभग सब कुछ इधर उधर कंप्लीट हो जाएगा, 1 से 1.5 महीने में। अब जून में पेपर होना है, नेट 4 महीने, आपको 3 से 4 महीने, जून जुलाई में पेपर होगा, 3 से 4 महीने रिवीजन का इतना प्रॉपर टाइम आपको मिल रहा है कि आप सोचिए कि डेली अगर आप मॉक लगाते हैं 4 महीने में, मैं नहीं कहता हूं लास्ट के 2 महीने में पर डे 2 मॉक लगाइए, ठीक है। उससे पहले एक एक मॉक भी देते रहेंगे ना, कोर्स कंप्लीट होने के बाद। आप, दुनिया का कोई ताकत नहीं है भाई, अगर 4 महीने तुमने मॉक को दिया और एनालाइज किया, दोनों बातें। और जो टॉपिक आपका कवर नहीं हुआ है उसका बैकअप ले लीजिए आप। जो भी टॉपिक आपका नहीं हुआ, आप उस टीचर से मिलके उसका बैकअप ले लीजिए। बताइए, एक तो पढ़ाई कंटिन्यू हो गया एग्जाम तक, दूसरा आपका रिवीजन के लिए इतना टाइम मिल गया। और जो बच्चे मान लीजिए दिसंबर में एडमिशन लेते हैं, नवंबर दिसंबर में, वो जून में कंप्लीट होता है, उनके पास रिवीजन का टाइम ही नहीं होता। प्रॉपर टाइम जो होता है ना एडमिशन लेने का, वो
मई जून में आप एडमिशन लीजिए, और वो अप्रैल जितना पहले लीजिए उतना बढ़िया। मई जून में अगर आप एडमिशन लेते हैं, दिसंबर जनवरी तक कोर्स कंप्लीट होता है, क्योंकि छुट्टी, दिवाली, होली सब इसी में आता है। जनवरी के बाद आपको 4 महीने मिलते हैं, और इससे बेहतरीन टाइम नहीं हो सकता। उस गोल्डन अपॉर्चुनिटी में आपका बैच का टाइमिंग फिक्स हुआ है कि आप जनवरी, फरवरी चल रहा है, मार्च में कंप्लीट हो जाएगा, होली तक। 10 मार्च तक होली है ना, 10-11 को, 11 तक ये बैच कंप्लीट हो जाएगा। 3-4 महीने हैं। अब जो छूट गया, जो नहीं हुआ, वो तो अलग बात है, वो तो आप रिवीजन कर लीजिए, दूसरे बैच में आ जाइए, लेकिन ऑफिशियली तो बैच कंप्लीट हो जाएगा ना। चलिए, नहीं होगा कोई बात नहीं बेटा, आप पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हेडिंग डालिएगा पॉइंट फॉर्म, हेडिंग डालिएगा पॉइंट फॉर्म। आपको सिर्फ समझना है, बाद में आप बच्चा इसको लिखना, बाद में इसको नोट करना, अभी सिर्फ बोर्ड पे आपको ध्यान देना है। 2 मिनट बस बोर्ड पे आप ध्यान देंगे, ठीक है। कौन सा फॉर्म बोले हैं? पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म कब पूछता है, जरा समझिएगा मेरे भाई। पॉइंट फॉर्म जब किसी रेखा पे कोई भी 2 बिंदु दे दिया जाए। कितने बिंदु बच्चा? 2 बिंदु दे दिया जाए। मान लेते हैं ए और बी, और इसका निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट हमें पता हो, x1 y1 और क्या मेरे भाई, x2 y2। ये दोनों पॉइंट हमें दिया गया हो, और पूछ ले इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा। तो मुझे बताइए कि मान लीजिए ए बी दिया गया, मैंने अपने मन से एक पॉइंट सी लिया, अपने मन से क्या लिया, सी, और इन जनरल इसका कोऑर्डिनेट मैंने रखा x, y। मुझे बताओ ए और बी के बीच जो स्लोप होगा, क्या वही बी और सी के बीच का भी स्लोप होगा? मान लो इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2, तो m1 बराबर क्या होगा, m1 बराबर m2। ये बात समझ में आया? यानी कि हम कह सकते हैं स्लोप, स्लोप किसका, ए बी का, स्लोप ऑफ ए बी बराबर क्या होगा बच्चा, स्लोप ऑफ किसका, बीसी का, स्लोप ऑफ बीसी का। इसका स्लोप कितना है, m1, इसका स्लोप क्या माना आपने, m2, ये m1 और ये m2। अब जरा गौर से मेरे भाई देखिए, मैंने कहा 2 बिंदुओं के बीच का स्लोप 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया था, क्या होगा बताइए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये होगा या नहीं होगा? अगर मैंने कहा इस दोनों के बीच का स्लोप बताइए, ये क्या आ जाएगा, x y माइनस y1, y माइनस, उल्टा ले लीजिए, कोई दिक्कत है। अगर यहाँ दिक्कत हो रही है तो ये सी बिंदु को आप बाहर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको पॉजिटिव चाहिए, यहाँ ले लीजिए सी बिंदु, क्या दिक्कत है, हम यहाँ ले लेंगे। ये क्या है, x, y, क्योंकि आपको माइनस में आएगा तो आप बोलोगे कि कैसे आ गया, इसीलिए अभी ऐसे बता रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा, y माइनस बीसी का ले रहे हो या a का ले लो, a का ले लो, बीसी के बदले क्या ले लो, ac ले लो, AC ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से यहां ले लो, अरे इससे भी आएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जो बुक में लिखा है वही फॉर्मूला सही है, ऐसा नहीं है। रटंत विद्या घसंड बुद्धि से एसएससी नहीं लिख लेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, ये M1 है और ये क्या है, M2 है। तो बताइए इस दोनों बिंदु के बीच का स्लोप क्या होगा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। अब इसको अगर सजा के हम लिखें तो क्या मैं इसको इधर लिख सकता हूं, y माइनस y1 बराबर क्या बच्चा, x माइनस x1, और ये पूरा क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन। आप जानते हैं कि किसी सरल रेखा पे कोई भी 2 बिंदु के बीच हमेशा स्लोप क्या होता है, बराबर होता है। पहले ही मैंने लिखवा दिया था, यहाँ पे आपने कहा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 बराबर क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो बताइए क्या आ जाएगा, y माइनस y1 बराबर ये बच्चा यहाँ आ जाएगा, तो x माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जब हम एग्जाम्पल करवाएंगे तो इसको करवाएंगे, फॉर्मूला याद रखिएगा, y माइनस y1 पता होगा, x1 पता होगा, y2 पता होगा, y1 पता होगा, x2 पता होगा, x1 पता होगा। आंसर किस में आएगा, y और
x के फॉर्म में इन जनरल फॉर्म आ जाएगा। इन जनरल फॉर्म आप जानते हैं क्या कहते हैं, ax प्लस by प्लस c को हम क्या कहते हैं, जनरल। अब पे स्लोप है बच्चा ab का। स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AB बराबर स्लोप ऑफ AC। AB और AC का स्लोप आपके सामने लिखा हुआ है, लिख लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मेरे भाई।